हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम कवर करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। इससे पिछले की वीडियो में हमने जो विदेशी आक्रमण हुआ था, साइरस के बारे में चर्चा की थी। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मौर्य साम्राज्य के बारे में। डिटेल से इसको कवर करेंगे और ये परीक्षा वाणिज्य की बुक को हम कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मौर्य साम्राज्य। तो इस मौर्य साम्राज्य में नंद वंश का जब पतन हुआ था, नंद वंश के पतन के बाद मगध पर मौर्य साम्राज्य का शासन प्रारंभ हुआ। इस वंश का संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी, वो राजधानी थी पाटलिपुत्र, और राजचिन्ह मयूर यानी कि मोर इसका चिन्ह था। तो ये बात आपको पता होगी कि नंद वंश के बाद फिर क्या आगा? मौर्य वंश। मौर्य वंश की जो स्थापना की थी, वो इसका जो वंश का संस्थापक था, वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका राज्य चिन्ह मोर था। इस वंश ने मगध पर लगभग 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक शासन किया। कब से कब तक शासन किया? 323 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश का प्रथम राजा जो था और अंतिम शासक क्रमशः चंद्रगुप्त मौर्य और भृत्रथ था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश का अंतिम शासक भृत्रथ था। इनके मध्य जो राजा गुजरे हैं, वो बिंदुसार हैं, अशोक महान जैसे शासकों ने शासन किया है। और मौर्यों ने भी भारत में सर्वप्रथम न केवल एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि पहली बार एक सुव्यवस्थित शासन एवं प्रशासकीय प्रणाली का निर्माण किया। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था स्थापित की, मौर्यों ने, जिसे कालांतर में भारत भूमि पर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समुन्नति को सुनिश्चित किया जा सका। मौर्य शासकों द्वारा जिस विस्तृत साम्राज्य एवं समृद्ध संस्कृति का निर्माण किया गया है, परवर्ती काल में उसे मुगलों और अंग्रेजों द्वारा भी प्राप्त न किया जा सका है। यानी कि मौर्य साम्राज्य को जो भी संस्कृति प्राप्त हुई है, वो जो मुगल काल आएँगे, उन्हें भी ऐसी संस्कृति नहीं प्राप्त हुई है। तो हम देख लेते हैं कि मौर्य वंश के जो इतिहास की जो जानकारी है, ये हमें कहाँ से मिलती है। मौर्य वंश के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। तो पहला स्रोत क्या है जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें मिलती है? तो पहला है आपका साहित्यिक स्रोत, ठीक? साहित्यिक स्रोतों से ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आदि प्रमुख से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण जो था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, जो राजनीति और प्रशासन पर लिखी गई एक बृहत संहिता है। इस मौर्य वंश की जो जानकारी है हमें, साहित्यिक स्रोत का मतलब ये हो गया, जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे आपके बौद्ध ग्रंथ हो गए, जैन ग्रंथ हो गए, भगवती सूत्र हो गया, परिशिष्ट पर्वन हो गया। तो इस ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे जो प्रमुख को जो जानकारी हमें मिलती है, वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है अर्थशास्त्र। उसके द्वारा हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, और ये राजनीति और प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है। तथा मौर्य वंश के इतिहास को जानने के लिए अपरिहार्य कही जा सकती है। तो मौर्य इतिहास के बारे में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है, कौन सी? कौटिल्य की अर्थशास्त्र। पुराण में मौर्यों की उत्पत्ति जो है, मौर्यकालीन सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। बौद्ध ग्रंथों में सिंगली अनुश्रुतियों में दीपवंश, महावंश और दिव्यावधान प्रमुख हैं, जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो बौद्ध ग्रंथ में जो सिंगली के द्वारा लिखा गया है, दीपवंश और महावंश और दिव्यावधान प्रमुख ग्रंथ हैं इसके, गौतम बुद्ध के, जिसके बारे में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, जो मौर्यों की उत्पत्ति पर तो प्रकाश डालते ही हैं, साथ ही अशोक के संदर्भ में भी सूचनाओं के स्रोत हैं। यानी कि अशोक के बारे में भी हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। बात करें जैन ग्रंथ के बारे में, क्या? जैन ग्रंथ का है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ में भद्रबाहु द्वारा रचित है कल्पसूत्र। हेमचंद्र के द्वारा लिखित है परिशिष्ट पर्वन, जो चंद्रगुप्त के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रदान करते हैं। तो 2 हो गई, जैन ग्रंथों में भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र, हेमचंद्र के द्वारा परिशिष्ट पर्वन। ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है? अब साहित्यिक स्रोत देख लेते हैं। साहित्यिक स्रोत में विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस नाटक से भी उल्लेख है कि इससे भी हमें मौर्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इस मुद्रा राक्षस में, जिसमें चंद्रगुप्त को नंद राजा का पुत्र बताया गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो
नंद वंश का संस्थापक जो था, लास्ट राजा नंद राजा, उसका पुत्र बताया गया है इस विशाख दत्त में। विशाख दत्त के द्वारा जो लिखित पुस्तक है मुद्रा राक्षस में उसमें। और उसके लिए वृषण यानी कि बैल तथा कुलहीन जैसी संज्ञा का प्रयोग किया गया है। तो चंद्रगुप्त के लिए वृषण और कुलहीन जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। अब विदेशी विवरण के बारे में हम देख लेते हैं, विदेशी विवरण के बारे में हमें मौर्य के बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है। मौर्य वंश का इतिहास जानने के संदर्भ में विदेशी यात्री तथा लेखकों का विवरण भी महत्वपूर्ण है। तो विदेशी यात्री था मैगजीनिस और उसकी पुस्तक है इंडिका, उससे भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो बात करें विदेशी पुस्तक की, तो मैगजीनिस के द्वारा जो लिखित है इंडिका, इसमें मौर्यकालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। तो पहली बात तो इंडिका बुक, वो जो बुक है वो किसने लिखी? मैगजीनिस ने लिखी। और इस इंडिका बुक किस पर आधारित है? इसमें राजनीति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर ये आधारित है और इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। पेलिनी और स्ट्रैबो ये सब विदेशी यात्री हैं और प्लूटार्क जस्टिस के विवरण विवरण में भी चंद्रगुप्त के विषय में अनेक सूचनाएँ देते हैं। ये लोग भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं। सिकंदर कालीन सिकंदर के जो यूनानी लेखक था जिसका नाम था निर्याकस, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण में भी चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कतिपय सूचनाएँ देते हैं। तो सिकंदर कालीन के जो लेखक हैं, जो यूनानी लेखक हैं, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं। और एरियन एवं प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस तथा जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने इसे सेंड्रोकोटस और फिलाकार्पस ने इसे सेंट्रोकोप्टस की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, जो आपके एरियन और प्लूटार्क हैं, ये यूनानी लेखक हैं, ये एरियन और प्लूटार्क, ठीक? एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? एंड्रोकोटस कहा है, एंड्रोकोटस। और जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने इसे सेंट्रोकोटस कहा है और फिलाकर्पस ने इसे सेंट्रोकोप्टस कहा है, सेंट्रोकोप्टस कहा है। ये अलग-अलग नाम दिए हैं अलग-अलग व्यक्तियों ने। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एंड्रोकोटस किसने कहा, तो एरियन और प्लूटार्क ने। सेंड्रोकोटस किसने कहा? जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने। और सेंट्रोकोप्टस किसने कहा है? फिलाकर्पस ने इसे सेंट्रोकोप्टस के नाम से जाना जाता है ये। जस्टिन जस्टिन ने इसे क्या कहा? सेंट्रोकोप्टस, ठीक है। जस्टिन ने इसे सेंट्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त और सिकंदर के बीच मुलाकात का वर्णन किया है। इन दोनों का 1793 ईस्वी में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त से तादात्म्य सर विलियम जोन्स ने स्थापित किया था। अब कुछ हम अभिलेख के बारे में हम देख लेते हैं। इस अभिलेख से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है अभिलेख के साक्ष्य। मौर्यकालीन इतिहास निर्माण में अभिलेख के साक्ष्य का महत्वपूर्ण योगदान है। अशोक के द्वारा शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख खुदवाए गए थे। सर्वप्रथम जो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिस्टम ने अशोक के जो दिल्ली से टोपरा अभिलेख को पढ़ाने में सफलतापूर्वक प्राप्त की। यानी कि अशोक के जो शिलालेख हैं, इसको सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने, जो दिल्ली से टोपरा अभिलेख है, उसको इसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले। इन अभिलेखों की महत्ता पर प्रकाश पड़ा। डी आर भंडारकर ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। अभिलेख साक्ष्यों में शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी उल्लेखनीय है, जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक द्वारा क्रमशः सुदर्शन झील व नहर बनवाए जाने का विवरण हमें मिलता है। सुदर्शन झील और नहर के बनाए जाने का जो सर्वप्रथम उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें इस बात की हमें जानकारी मिलती है। और अशोक का जो इतिहास है, वो सफलतापूर्वक प्रयास किसने किया है? तो डी आर भंडारकर ने अशोक का इतिहास लिखा है। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन झील, ये अशोक के द्वारा है, चंद्रगुप्त अशोक के द्वारा। सुदर्शन झील और नहर का निर्माण के बनाए जाने का उल्लेख हमें मिलता है। अब हम देख लेते हैं मौर्य वंश की उत्पत्ति कैसे हुई? जो मौर्य वंश है, इसकी उत्पत्ति किस तरीके से मौर्य वंश की उत्पत्ति मानी जाती है? मौर्य वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न स्रोत भिन्न-भिन्न मतों का उल्लेख करते हैं। ब्राह्मण साहित्य
मुख्यतः पुराण, विशाखदत्त के द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस, सोमदेव के द्वारा लिखित कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र के द्वारा लिखित वृत्त कथा मंजरी आदि में मौर्य को शूद्र सिद्ध किया गया है। तो मौर्य को क्या कहा गया है? मौर्य को कहते हैं शूद्र। ये कुछ ब्राह्मण साहित्य है, इसमें मौर्य को शूद्र बताया गया है। जैसे कि मुद्रा राक्षस हो गई, कथा सरित सागर हो गई, व्रत कथा मंजरी हो गई, इसमें मौर्य को शूद्र बताया गया है। ये मौर्य वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत हम बता रहे हैं। विष्णु पुराण में उल्लिखित अंतिम शेषनाग वंशी शासक महानंदी के बाद शूद्र योनि के राजा पृथ्वी पर शासन करेंगे। परंतु विदित है कि शेषनाग वंश के बाद सभी शासक शूद्र नहीं थे। जैसा कि जैसा कि शुंग, सातवाहन आदि। पुनश्च मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंद राजा का पुत्र कहा गया है और उसके लिए वृषण बैल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है शूद्र। यानी कि जो विष्णु पुराण है उसमें उल्लेख किया गया है कि जो शिशुनाग वंश के जो शासक हैं, महानंदी के बाद जो है शूद्र योनि के राजा पृथ्वी पर उतरेंगे और शिशुनाग के बाद जो सभी शासक आएंगे वो शूद्र नहीं होंगे। जैसा कि आपके शुंग वंश, सातवाहन वंश, इस तरीके के राजा का उल्लेख किया गया है। और मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त के द्वारा लिखित पुस्तक है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदक का पुत्र कहा गया है और इसके लिए वृषण यानी कि बैल शब्द का प्रयोग किया गया है और जिसका मतलब शूद्र से है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा, ये पीछे हमने देखा। तो जस्टिन ने भी चंद्रगुप्त को निम्न कुलोत्पत्र बताया है, जिससे किंतु शौर्य मौर्य शूद्र थे, ये मत मान्य नहीं है। स्पूनर के अनुसार मौर्य शासक पारसिक थे। जैन और बौद्ध साहित्य मौर्य को क्षत्रिय बताते हैं। जैन और बौद्ध साहित्य मौर्य को क्या बताते हैं? क्षत्रिय बताते हैं। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में महावंश, दीपवंश, महाबोधि वंश तथा दिव्यावदान प्रमुख वंश हैं। महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नगर के राजवंश का राजकुमार था। इसके अनुसार, महावंश के अनुसार, ये गौतम बुद्ध का ग्रंथ है। इसके अनुसार मौर्य कपिलवस्तु के शाक्य के क्षत्रिय थे तथा कौशल राजा बिडुग ने शाकों पर आक्रमण किया था। ये पीछे की वीडियो हमने डिस्कशन किया हुआ है। शाकों पर आक्रमण किया था, तब शाक्य वंश के कुछ व्यक्ति अपनी रक्षा हेतु हिमवंत पर आ बसे। इस नगर के भवनों का निर्माण इस नगर के भवनों का निर्माण मयूर की ग्रीवा के आकार की ईंटों से हुआ है। पुनः ये नगर मयूर ध्वनि से प्रतिध्वनित रहता था, इसीलिए इस नगर का नाम मयूर नगर पड़ा। इस नगर का नाम मयूर नगर पड़ा और यहाँ के निवासी क्या कहलाए? मौर्य कहलाए। यहाँ के निवासी कहलाए मौर्य और इस नगर को हम मयूर नगर के नाम से हम जानते हैं। जैन ग्रंथ में जैन ग्रंथ में भद्रबाहु के द्वारा जो लिखित है कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र के परिशिष्ट प्रबंध से भी मौर्यों के क्षत्रिय होने के हमें प्रमाण मिलते हैं। तो मौर्यों के क्षत्रिय होने के हमें प्रमाण मिलते हैं जैन ग्रंथ और हेमचंद्र के द्वारा लिखित। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, यदि बात करें हम बौद्ध और जैन ग्रंथ की यदि बात करें, बौद्ध और जैन ग्रंथ संबंधी उपर्युक्त विवरणों की पुष्टि अशोक के लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ के निचले भाग में उत्कीर्ण मयूर की आकृति से भी होती है। ज्ञात है कि सबसे पहले गुरुन बेडेल ने बताया कि मयूर मौर्यों का राजवंशीय चिन्ह है। किसने बताया कि ये? गुरुन बेडेल ने बताया कि मयूर जो था मौर्यों का राजकीय चिन्ह है। तो मौर्यों की जो उत्पत्ति है वो क्षत्रिय से हुई है। अब कुछ लोग शूद्र भी मानते हैं, वो पीछे हमने देखा था कौन कौन लोग इनको शूद्र मानते हैं। कतिपय यूनानी लेखकों ने भी मौर्यों के निम्न कुलोत्पत्ति मत का खंडन किया है। मौर्यों की उत्पत्ति के संदर्भ में आज अधिकांश विद्वान और जैन मत से सहमत हैं। यानी कि जो अगर बात मानेंगे मौर्यों की, तो जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जो बताया कि मौर्यों की उत्पत्ति इससे हुई है, तो ये मत सबसे प्रमुख मान्य मत माना जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने मौर्य वंश की जो स्टार्टिंग की थी, किस तरीके से उसकी स्टार्टिंग हुई, किस तरीके से साहित्य के स्रोत और जो साहित्यिक अभिलेख हैं, इससे के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कुछ विदेशी विवरण के बारे में से भी हमें जानकारी मिलती है।
चंद्रगुप्त मौर्य को किसने क्या कहा, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब हम देख लेते हैं, जो मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक आएँगे, ठीक, बिंदुसार आएँगे। इस तरीके से अलग-अलग राजा आएँगे, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें रहती हैं इसमें? चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। इसे स्ट्रेबो और जस्टिन ने इसे सेंड्रोकोटस स्ट्रेबो और जस्टिन ने इसे सेंड्रोकोटस कहा और एरियन तथा प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकोटस नाम दिया। ये कौन? विदेशी व्यक्ति हैं, इन लोगों ने इसको नाम दिया। चंद्रगुप्त मौर्य जो था 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का शासक था। घनानंद को पराजित करने के बाद मगध का शासक बना। 321 ईसा पूर्व के राज्याभिषेक की तिथि है। इसने भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराकर राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधते हुए एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। एकता के सूत्र में बांधते हुए एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना किया और एक ऐसी शासकीय और प्रशासकीय प्रणाली की आधारशिला रखी जो आज भी अनुकरणीय है। यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य को यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नायक और भारत का मुक्तिदाता जैसी उपाधियों से विभूषित किया जाता है। स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालिप्रोतम अर्थात पाटलिपुत्र की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पालिप्रोतम यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना की, जो इसकी राजधानी भी रहेगी। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन से संबंधित घटनाओं का विस्तृत उल्लेख हमें मिलता है। पीछे की वीडियो हमने देखा तो जो बौद्ध ग्रंथ है और जो जैन ग्रंथ है, भगवती सूत्र, हेमचंद्र, वशिष्ठ पर्वन, इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इन्हीं के ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो हमें बताते हैं। महावंश टीका के अनुसार चंद्रगुप्त की माता मयूर नगर की राजधानी थी। महावंश एक ग्रंथ है, इसके अनुसार बता रहे हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी, वो मयूर नगर की रानी थी। एक स्थानीय युद्ध में वहाँ के राजा की मृत्यु हो गई थी। उस समय रानी गर्भवती थी। इसीलिए सुरक्षा के निमित्त अपने भ्राता के पास पुष्यपुर यानी कि पाटलिपुत्र चली गई थी रानी। पुत्र चंद्रगुप्त को जन्म देने के बाद उसे एक उखली में रखकर फेंक दिया था। तो इसकी जो माता थी, वो मयूर नगर की रानी थी और इसके जो हस्बैंड थे, वो एक युद्ध में राजा में उसकी मृत्यु हो गई थी। उस समय रानी गर्भवती थी, तो वो पाटलिपुत्र में चली गई थी। उसने एक पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य को जन्म दिया। जन्म देने के बाद एक ओखली में उसको रखकर फेंक दिया। फेंकने के बाद चंद्र नामक एक वृषभ यानी कि बैल इस बालक की रक्षा की। तभी इसका नाम है चंद्रगुप्त। चंद्र द्वारा रक्षित पड़ा इसका नाम। कालांतर में एक गोपाल चंद्रगुप्त को ले गया था। तत्पश्चात चंद्रगुप्त एक शिकारी को दिया। तो आपको ये बात समझ में आई कि चंद्र नामक एक वृषभ बैल ने इस बालक की रक्षा की। किसने की? चंद्र नामक बैल ने इस बालक की रक्षा की, जब इसीलिए इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा, ठीक। फिर एक गोपालक चंद्रगुप्त को ले जाता है और फिर चंद्रगुप्त एक शिकारी को दे देता है। यहीं रहते हुए जब वे एक दिन राजकीलम नामक खेल खेल रहा था, तभी एक बालक पर कौटिल्य की नज़र पड़ी। जो कौटिल्य जो था तक्षशिला का आचार्य और वो था शिक्षक, उसकी नज़र कौटिल्य पर पड़ी तथा कौटिल्य ने शिकारी को 1000 कापार्थण यानी कि चांदी का सिक्का देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया। कौटिल्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला विश्वविद्यालय ले जाकर 6 से 7 साल तक उसे सभी प्रकार की दीक्षा प्रदान की। कौटिल्य ने मुख्यतः 2 उद्देश्य से चंद्रगुप्त को दीक्षित किया था। तो बेसिकली हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य को जो पढ़ाया, लिखाया, शिक्षा दी, वो किसने दी? कौटिल्य ने दी। तो 2 उद्देश्यों से दीक्षित कराया इसको, एक यूनानी शासक से देश को मुक्ति कराना और नंद वंश का उन्मूलन कराना, ठीक। कहते हैं कि जो नंद वंश जो था उस समय, जो कौटिल्य जो गया था इसलिए उसका अपमान कर दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए इसने चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य खड़ा करके उसका बदला लिया। इस तरीके की बातें कही जाती हैं। तो इसलिए उसे यूनानी शासक से देश को मुक्त कराना और चंद्र को वो नंद वंश का पूरी तरीके से समाप्त कर देना था, इसका जो उद्देश्य था।
सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने देश के पश्चिम भाग तथा पंजाब और सिंध को विदेशी दासता से मुक्त कराया। इस पुनीत कार्य के लिए उसने चोर या प्रतिरोधक, म्लेच्छ, चोरगण, आटविक, शास्त्रोपजीवी श्रेणियों को मिलाकर एक विशाल सेना संगठित की। यानी कि इन सब लोगों को मिला कर के एक सेना बनाई। चंद्रगुप्त की इसी सेना को जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा है। ये जो सेना जो मिली बनाकर इनसे चोर, प्रतिशोधक, मलेच्छ, चोरगण, तो जस्टिन ने इसे डाकुओं का गिरोह कहा है। एक व्यापक योजना के तहत चंद्रगुप्त ने सिकंदर की मृत्यु के 2 वर्षों के अंतर्गत उसके क्षत्रपों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया था। यानी इसका जो मतलब है, सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व के 2 साल के अंतर्गत इसने क्षत्रपों के जो विरुद्ध है, युद्ध छेड़ दिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस समय सिंध पर फिलिप द्वितीय और पंजाब में यूडेमस सिकंदर के क्षत्रप थे। अंततः 317 ईसा पूर्व में पश्चिमी पंजाब के यूनानी क्षत्रप यूडेमस को भारत छोड़ना पड़ा और फिलिप द्वितीय की भारतीय सैनिकों ने हत्या कर दी। इस प्रकार 317 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त संपूर्ण पंजाब और सिंध का एक छत्र शासक बन गया। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो ये लोग शासन कर रहे थे फिलिप द्वितीय सिंध पर और पंजाब पर यूडेमस, तो 317 ईसा पूर्व ने इसने क्या करा, इन लोगों को हरा करके संपूर्ण पंजाब और सिंध पर राजा बन गया चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की विजय। किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। इसकी विजय का जो हाथ था वो कौटिल्य को माना जाता है। ठीक है, कौटिल्य को माना जाता है। जो इसे लेकर आया था वो उसकी 6 से 7 साल तक इसको सिखाया था तक्षशिला में रह करके। तो इसके गुरु भी माने जाएंगे यही। मगध की विजय। पंजाब में चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और सिंध को विजित करने के बाद मगध को जीता। तो पंजाब को इसने जीत लिया 317 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त, तो वो सिकंदर की मृत्यु के बाद उस समय मगध पर इन्हें जीता। उस समय मगध का जो शासक था वो घनानंद था। मगध का शासक कौन हो गया? घनानंद था, जिसके पास असीम सेना थी। घनानंद के पास बहुत सेना थी तथा अतुल संपत्ति थी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। वे धन का लोभी था। जनता पर भारी भरकम कर लगाकर बलपूर्वक वसूलता था, जिससे जनता उससे घृणा करती थी। किससे? घनानंद से। इस बार उसने अपनी यज्ञशाला में कौटिल्य को अपमानित किया, जिसके प्रतिशोध में कौटिल्य ने नंद वंश के समूल विनाश का प्रण किया। इसी घनानंद को चाणक्य की मंत्रणा से पराजित कर चंद्रगुप्त ने मगध पर अधिकार कर लिया था। कहने का मतलब यह है कि इस कौटिल्य का जो राजा था धनानंद ने इस कौटिल्य का अपमान किया। तो इस कौटिल्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए किसने कहा कि जब तक मैं इस राज्य का सर्वनाश नहीं कर दूँ या मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा या मैं बाहर रहूंगा। इस तरीके की बातें इसने कही कौटिल्य ने। हालांकि चंद्रगुप्त हालांकि चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम मगध को ही विजित करने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहा। तो चंद्रगुप्त ने सबसे पहले मगध को जीतने का प्रयास किया, लेकिन असफल हो गया। इस संदर्भ में उसने सिकंदर से सहायता भी मांगी थी। प्लूटार्क के अनुसार नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था। तो चंद्रगुप्त भी सिकंदर से मिला था पंजाब में। और बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि वंश। महाबोधि वंश के कथानक के अनुसार एक माँ अपने बच्चे को पुआ खिला रही थी। वे बालक पुआ को मध्य भाग से खाने का प्रयत्न कर रहा था, जिससे उसका हाथ जल रहा था। इसे देखकर माँ कह रही थी, तू भी वैसा ही कर रहा है जैसा चंद्रगुप्त मध्य भाग मगध पर आक्रमण कर असफल हो रहा है। अर्थात उसे अर्थात उसे पहले उत्तर पश्चिम राज्यों को जीतना चाहिए। कदाचित इस वार्ता को चंद्रगुप्त और कौटिल्य सुन रहे थे। उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। फलस्वरूप चंद्रगुप्त ने पहले उत्तर पश्चिम क्षेत्र को विजित करके पुनः मगध को जीत लिया। तो इसके पीछे कहानी ये रही, मैं आपको बताऊं कि एक माँ अपने बच्चों को पोहा खिला रही थी, लेकिन वो बच्चा जो था इस पोहा को बीच बीच से खा रहा था, शैडो को छोड़ दे रहा था। तो इसकी माँ ने कहा कि तू भी ऐसा कर रहा है कि चंद्रगुप्त ने सबसे पहले मगध पर आक्रमण किया, शैडो को छोड़ दिया। तो यदि बीच के भाग को जीतना है तो उसके आसपास के राज्यों को जीतना पड़ेगा। तो ये दृश्य सब देख रहे थे, इसीलिए इन्होंने पहले उत्तर पश्चिम
क्षेत्र को जीता। उसके बाद फिर ये मगध पर जीत हासिल कर लेंगे। मगध पर फिर इन्होंने जीत हासिल कर ली। मुद्रा राक्षस तथा परिशिष्ट पर्वत। मगध को विजित करने के लिए चंद्रगुप्त ने हिमालय क्षेत्र के प्रवर्तक नामक राजा से सहायता ली थी। मगध पर अधिकार के लिए लड़े गए नंद मौर्य युद्ध का विस्तृत विवरण नहीं मिलता है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में इसका अंतरंगी विवरण, इसमें भद्रशाल नामक नंदों के मंत्री का उल्लेख हमें मिलता है। अब देखते हैं सेल्यूकस के विरुद्ध युद्ध। जो सेल्यूकस है उसके विरुद्ध युद्ध की क्या रणनीति है। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच 305 से लेकर 304 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ और सेल्यूकस की पराजय हो गई। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसके पूर्ववर्ती प्रांत का उत्तराधिकारी बना था। यानी कि सिकंदर की जब मृत्यु की, ये कौन है, यूनानी है, सेल्यूकस कौन है, यूनानी हो गया। सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका जो राजपाट है वो कौन, सेल्यूकस चलाता। फिर सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध हो जाता है, जिसमें सेल्यूकस हार जाता है। सेल्यूकस जो था उसने बैक्ट्रिया और बेबीलोन को जीतकर सिकंदर द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया और इसी उद्देश्य से वे भारत पर आक्रमण कर सिंध तक पहुंच गया था। कौन, सेल्यूकस निकेटर। फलस्वरूप फिर चंद्रगुप्त से युद्ध हुआ इसका, सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त से युद्ध हुआ इसका। यूनानी लेखकों के विवरण से केवल इस युद्ध के परिमाण पर ही प्रकाश पड़ता है कि अप्पियानस के अनुसार सिंधु नदी पार करके सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त से युद्ध किया 305 से लेकर 304 ईसा पूर्व के आसपास। कालांतर में दोनों में संधि हुई, 303 ईसा पूर्व में हुई और एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। जब सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, सेल्यूकस निकेटर क्या है, इसकी जो पुत्री रहती है उसकी शादी से करा देता है चंद्रगुप्त मौर्य से। हिंदुकुश पर्वत दोनों के साम्राज्य की वैधानिक सीमा स्वीकार की गई। स्ट्रेबो के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप चंद्रगुप्त को अराकोसिया यानी कि कंधार, पेरोपनिसडिया यानी काबुल, एरिया हेरात और जेड्रोसिया मकरान तट का प्रांत दे दिया। किसने दिया ये? सेल्यूकस निकेटर ने दिया। कंधार, काबुल, हेरात, मकरान इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा मतलब दहेज में दे दिया शादी के उपलक्ष्य में। फिर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य इसको सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में देता है। 500 हाथी दिए और मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त हुआ। और मेगास्थनीज जो था जिनने इंडिका पुस्तक की रचना की, वो चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त कर दिया जाता है। ये भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम राजदूत था। वैवाहिक संबंध में सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ। तो भारत में नियुक्त होने वाला पहला राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। ये पहली बार नियुक्त हुआ था इसमें कि मेगास्थनीज। और सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री है हेलेना, हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है, जिसके उपलक्ष्य में इन्हें काबुल, कंधार, मकरान, हेरात दहेज में दे देता है और इसको ये 500 हाथी देता है। कुछ अन्य विजयों के बारे में हम देख लेते हैं। अन्य विजय इसकी क्या रहती हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की अन्य विजय। इस विजय को तो इन्होंने जीता ही जीता। कुछ अन्य विजय इसकी क्या रही हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त के विषय में जस्टिन कहता है कि संपूर्ण भारत उसके अधिकार में था, चंद्रगुप्त मौर्य। इसी प्रकार प्लूटार्क ने भी लिखा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोक डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। तो जस्टिन ने कहा है कि चंद्रगुप्त की जो सेना थी वो 6 लाख की थी। 6 लाख की सेना लेकर इन्हें पूरे भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार इन्हें कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र तथा मगध की विजयों के अलावा पश्चिम भारत, दक्षिण भारत को भी जीता। पश्चिमी भारत, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र की विजय की पुष्टि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें मिलती है। तो इसने पश्चिमी भारत जो था, गुजरात, ये हम देख लेते हैं, जैसे मैप में देख लेते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य फैला हुआ था, आप देख लेते हैं किस तरीके से। काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, मकरान, ये सेल्यूकस निकेटर के थे, लेकिन इसने इसको दे दिए थे। और पंजाब, कुरु, पंचाल, कौशल, पाटलिपुत्र, मगध, अंग, मालवा, उज्जैनी, सौराष्ट्र, यहाँ पर इनने अपने अधिकार कर लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पश्चिम भारत की यदि बात करें, मालवा एवं गुजरात, महाराष्ट्र पर इन्हें विजय प्राप्त की। इस विजय की जो जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है?
रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है 150 ईस्वी के आसपास, जिसमें उल्लेख किया गया है कि चंद्रगुप्त ने वहाँ सुदर्शन नामक झील बनवाई। तो चंद्रगुप्त ने रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें स्पष्ट होता है कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया कहाँ पर? गुजरात, महाराष्ट्र में। चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त था। तो सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त था। पश्चिम भारत में ही सोपारा महाराष्ट्र के थाना जिला से अशोक का अभिलेख हमें प्राप्त होता है, परंतु अशोक इस क्षेत्र की विजय का दावा नहीं करता। बिंदुसार भी इस क्षेत्र को नहीं जीता था, ऐसे में इस क्षेत्र की विजय चंद्रगुप्त ने नहीं की थी। तो ये जो क्षेत्र हैं, ना अशोक ने जीता, ना बिंदुसार ने जीता, इस क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। तो इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें मिलती है। दक्षिण भारत में यदि बात करें, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे दक्षिण की विजय चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। वस्तुतः चंद्रगुप्त मौर्य पहला मौर्य सम्राट था जिसने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी, जिसकी पुष्टि इन क्षेत्रों से प्राप्त अशोक के अनेक अभिलेखों और तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुर्नानूर से होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी जीत हासिल की थी, जिसके बारे में हमें जानकारी अशोक के अभिलेख से मिलती है। यदि दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में जो अभिलेख हैं वो अहनानूर एवं मुर्नानूर हैं। इन अभिलेख से हमें दक्षिण भारत के बारे में हमें जानकारी मिलती है, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। कश्मीर, नेपाल और बंगाल पर भी विजय चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मानी जाती है। कश्मीर विजय हो गया, नेपाल विजय हो गया, बंगाल विजय हो गया, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मानी जाती है, क्योंकि बिंदुसार और अशोक ने इसे नहीं जीता था। तो ये बात स्पष्ट होगी कि बिंदुसार और अशोक ने इसको नहीं जीता था, यानी कि नेपाल हो गया, कश्मीर हो गया, बंगाल हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, उत्तर में हेरात, कंधार और दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तथा पूर्व में बांग्लादेश तक विस्तृत था। यानी कि बेसिकली पूरे भारत पर इसका कब्जा हो गया था। उत्तर में हेरात और दक्षिण में कंधार, और दक्षिण में कंधार और कर्नाटक और पश्चिम में सौराष्ट्र और पूर्व में बांग्लादेश तक इसका साम्राज्य फैल गया था। महावंश ने चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप और मुद्रा राक्षस ने से चतुरा समुद्र पर्यंत का शासक बताया है, इसलिए कि चंद्रगुप्त के साम्राज्य में केरल और तमिलनाडु सम्मिलित नहीं थे। तो केरल और तमिलनाडु इसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। सकल जम्बू महावंश और मुद्रा राक्षस ने इसे चतुर समुद्र पर्यंत का शासक इसे बताया है। तो ये उसकी कुछ जीत के बारे में चर्चा की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन हम देख लेते हैं, फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य आपका समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका पुत्र आएगा बिंदुसार, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो मूल्यांकन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक एकता स्थापित की, करते हुए एक केंद्रीकृत शासन की नींव रखी, यानी कि एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव की स्थापना की, और उसके द्वारा प्रयुक्त प्रशासकीय संरचना आज भी भारतीय प्रशासन में देखी जा सकती है। उसने एक विशाल सेना का संगठन करके उसे विभिन्न क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया। एक बड़ी सेना बनाकर विभिन्न क्षेत्रों पर इनने विजय प्राप्त किया और एक विशाल साम्राज्य अपने उत्तराधिकारी को सौंप कर जिसको प्राप्त करने का प्रयास अंततः मुगल और अंग्रेज करते रहे थे, परंतु प्राप्त ना कर सके। यानी कि इसने इतना बड़ा साम्राज्य प्राप्त कर लिया था, जो मुगल आएंगे, अंग्रेज आएंगे, उन्होंने भी इस साम्राज्य को प्राप्त नहीं किया था। राजधानी में भव्य राजा प्रसाद का निर्माण कराया गया। सुदर्शन झील का निर्माण उसकी लोकप्रिय लोककारिता का प्रमाण माना जाता। सुदर्शन झील इसी के समय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक की उन्नति भी हुई। चंद्रगुप्त में एक साथ राजा और योगी के गुण विद्वान थे। जैन परंपरा के अनुसार, जैन परंपरा के ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन और हरिशरण के वृद्ध कथा कोश से ज्ञात होता है कि वे अपने अंतिम समय में सिंहासन एवं अपने पुत्र सिंहसेन बिंदुसार के पक्ष में त्याग कर जैन भिक्षु भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर लेता है। ये तो बाद में ये भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर लेता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर के, कहाँ पर? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर के चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर संलेखना विधि से अपना जीवन लीला 297 ईसा पूर्व में समाप्त कर देता है, यानी कि अपना शरीर त्याग देता है उसके बाद में।
तो इतना बड़ा राजा हो करके, इतनी बड़ी जीत हासिल करके, कैसे फिर भी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ी पर संलेखना विधि से मतलब ये था, कुछ नहीं खा पी के मोक्ष प्राप्त कर लेना। तो ये भी इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पुत्र होगा बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए थैंक्स।